हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। हम देखते हैं संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमें जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें हम देख रहे हैं प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 में 2 जोड़ा गया तो कितना आया? 4। फिर 4 में पुनः 2 जोड़ा गया 6, 6 में पुनः 2 जोड़ा गया 8, 8 में 2 जोड़ा गया 10। इस तरह से यह श्रेणी बनती चली जा रही है। जैसे हम और दूसरी श्रेणी लिख सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से जो श्रेणी बनेगी इसे भी हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं इसका पहला पद 10 है, 10 में हम 10 जोड़ दिए तो अगला पद हो गया 20, फिर 20 में 10 जोड़ दिए तो अगला पद 30। इस तरह से प्रत्येक पद में हम 10-10 जोड़ते चले जा रहे हैं और हमें अगला पद प्राप्त होता चला जा रहा है। इस तरह से ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 100, 80, 60, 20 60, 40, 20 इस तरह से भी जो श्रेणी बन रही है इसे भी हम समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी क्यों कहेंगे? अगर देखा जाए तो इसमें प्रत्येक पद में से जो है 20 कम होता चला जा रहा है। 100 में 20 कम हुआ, 80 में 20 कम हुआ, 60 में 20 कम हुआ, 40 में 20 कम हुआ, 20 इस तरह से इस श्रेणी बन रही है। इसमें एक निश्चित संख्या जो है घट रही है, निश्चित संख्या घटा करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे 100 में -20 जोड़ा गया तो 100 प्लस -20 अर्थात 100 -20 अर्थात क्या हुआ? 80। इसी तरह से इसमें भी -20 यदि हम जोड़ दे रहे हैं तो अगला पद हमें 60 प्राप्त होता जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह से ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, जरा देखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इत्यादि। यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अर्थात हम यहां देखेंगे कि प्रत्येक अगले पद में डी जुड़ रहा है। ध्यान देंगे तो इसमें देखिए पहला पद हमारा ए था, इसमें डी जुड़ा तो ए प्लस डी हुआ। फिर अगला पद ए प्लस डी में फिर डी जोड़ दिया गया तो ए प्लस 2d हो गया। इसी तरह से इसमें फिर डी जोड़ दिया गया तो जो है ए प्लस 3d हो गया। इस तरह से यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसमें इसे हम ए को क्या कहते हैं? ए को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। यानी शुरू में जो भी पद होगा प्रथम पद कहेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद। इस तरह से तो प्रथम पद जो है ए प्रथम पद है, इसे हम A1 से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये देखिए जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है उसे हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। और इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस।
अर्थात एक जो निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी जा रही है उसे सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं, उसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और शुरू में जो पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, उसे हम प्रथम पद A1 से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आज जो है हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आप लोग जैसा कि जान गए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से। ये प्रथम पद है और ये जो है सार्वंतर डी है। इस तरह से कोई भी पद हम निकालेंगे, जैसे देखिए अगर हमें दूसरा पद निकालना हुआ A2 तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। आगे हम देखते हैं अगर हमें तीसरा पद निकालना हुआ A3 तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस टू डी। देख रहे हैं हमें जो है चौथा पद निकालना हुआ A4 तो A4 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस थ्री डी। इस तरह से हम देखें अगर हमें पहला पद और सार्वंतर ज्ञात हो तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। कौन कौन सा? प्रथम पद जिसे A से निरूपित करते हैं और सार्वंतर जिसे हम किससे निरूपित करते हैं? D से निरूपित करते हैं। अगर ये दो चीजें हमारे पास हैं तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम प्रश्नावली में चलते हैं। आइए बच्चों तो हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? एपी का मतलब हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो नीचे जो है स्थितियां दी गई है इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है और यदि है तो क्यों है, उसे बताइए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो सबसे पहले हम एक श्रेणी बनाएंगे और श्रेणी बनाएंगे तो पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? उसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक अगला पद एक निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो समांतर श्रेणी में है और नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है भाई? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपए। और क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए है। कितना? 8 रुपए। देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा है टैक्सी का किराया, फिर हर किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए बढ़ाता चला जा रहा है। तो हम अगर श्रेणी बनाएंगे, इसलिए देखिए हम श्रेणी बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि पहले किलोमीटर किराया जो है कितना हुआ? 15 रुपए। जरा ध्यान देंगे। फिर अगले किलोमीटर के लिए हम देख रहे हैं तो 8 रुपए बढ़ा दिया, यानी अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस क्या हो गया? 8। फिर अगले किलोमीटर के लिए और जाएंगे तो इसमें फिर 8 बढ़ा दिया, इसमें फिर 8 बढ़ा दिया। फिर आगे हम चलेंगे अगले किलोमीटर के लिए तो फिर इसमें भी 8 रुपए और प्लस कर दिया। इस तरह से जो है टैक्सी का किराया बढ़ रहा है। तो हम अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए पहले किलोमीटर का 15 रुपए हुआ, देखिए, और जो अगले किलोमीटर 15 8 23, फिर आगे देखेंगे 15 8 23 8 31, फिर आगे देखेंगे 15 8 23 8 31 31 और 8,
31 और देखिए 15 8 23 और 23 8 31 31 8 जो है हो जाएगा 39। कितना हो गया? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमें श्रेणी क्या प्राप्त हुई 15 23 31 39। तो ऐसे तो हम देख रहे हैं इसमें पूछा गया था कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है। तो हम देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि देखिए प्रत्येक अगला पद पहले पद में 8 जोड़ने प्राप्त हो रहा है 15 15 8 23 23 में फिर 8 जोड़ेंगे 31 31 में 8 जोड़ेंगे 39। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप इसका जो है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर होता है ध्यान दीजिए डी बराबर होता है ए टू माइनस A1। तो हम देखते हैं दूसरा पद A2 बराबर कितना है 23 और पहला पद A1 15। तो हम देखते हैं 23 माइनस 15 23 में से 15 घटाएं क्या आया 8। और फिर देखते हैं फिर D बराबर हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 तीसरा पद हमारा क्या है 31 माइनस दूसरा पद 23 31 में से 23 निकाले तो क्या हुआ 8 आया। फिर और हम चाहे निकाल सकते हैं वैसे इतने से क्लियर हो गया D बराबर A4 माइनस A3। चौथा पद हमारा कितना है 39 और तीसरा पद कितना है 31 39 में से 31 घटाएंगे 8। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक दशा में जो है सार्वंतर हमारा 8 है अर्थात प्रत्येक अगला पद 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं चूंकि सार्वंतर समान है सार्वंतर समान है अर्थात जो है प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है जोड़ने पर एक अगली संख्या प्राप्त हो रही सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में एपी में है। क्या लिख सकते हैं यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है क्लियर हो गया कि यह जो है जो भी श्रेणी इससे बन रही है उस समांतर श्रेणी में है। वैसे ऐसे भी हम देख के पता कर सकते हैं कि प्रत्येक जो है अगला पद उसके पहले पद वाले में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही हम देख रहे हैं 8 जोड़ी जा रही। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो है चूंकि जो है प्रत्येक अगले पद में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए इसमें किसी बेलन में जो है हवा उपस्थित है और हर बार क्या हो रहा है जितनी हवा है उसका 1/4 भाग जो है बेलन से बाहर निकाल दिया जा रहा है। इस तरह से हमें एक श्रेणी बनानी है और उसे चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम देखते हैं हम मान लेते हैं माना बेलन में हवा का आयतन भी है। क्या ले लिए भी मान लिए। तो बेलन में हवा का आयतन भी है हर बार 1/4 भाग बाहर निकल जा रही है। तो बाहर निकली हवा चूंकि जो है भी थी हवा उसका आयतन भी था अब बाहर निकल गई इसका जो है बाहर निकली हवा कितना 1/4 भाग तो 1/4 भी बाहर जो है हर बार 1/4 निकल जा रही है तो 1/4 भी बाहर निकल गई। अच्छा तो फिर हम देखेंगे कि बेलन में शेष हवा का आयतन शेष हवा कितना बचा बेलन में शेष हवा का आयतन क्या प्राप्त हुआ हमें चूंकि भी था और 1/4 भी जो है बाहर निकल गया। कितना 4 1 का 4 में से 1 घटा देंगे कितना आया 3/4 भी। अब कितना बचा 3/4 भी। चलिए जैसे पहला पद हमें भी प्राप्त हुआ दूसरा पद क्या हुआ 3/4 भी।
फिर इसका 1/4 भाग फिर बाहर निकल जा रही है। फिर हम देखेंगे बाहर निकली हवा, तीन बटा चार भी का 1/4, 3/4 भी का 1/4, जरा ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा 3/16 भी। कितनी हवा बाहर निकल गई 3/16 भी हवा बाहर निकल गई। तो फिर बेलन में शेष हवा देखिए, बेलन में शेष हवा क्या बची 3/4 भी उस समय थी हवा, 3/4 भी और 3/16 भी फिर बाहर निकल गई। देखिए एलसीएम हम लेंगे 16, 4 चौके 16, 4 बार 4 तिहाई 12, 12 भी 16 एक का 16, 1 तिहाई 3 भी बराबर क्या बचा 12 में से 3 घटाएंगे 9/16 भी। अब कितनी हवा बची वहां पर 9/16 भी। हम देखते हैं शुरू में हवा थी भी, उसके बाद 1/4 भाग जो है बाहर निकली तो हवा कितनी बची 3/4 भी। अब फिर इसका 1/4 भाग अर्थात 3/16 भी बाहर निकली तो कितना बचा 9/16 भी। अब हम क्या करेंगे हम इसे लिखेंगे श्रेणी के रूप में। अब देखिए हम देखते हैं कि ई जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए इसे नोट करिए तो आगे हम बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो शुरू में जो है बेलन में हवा हम माने थे भी, श्रेणी बनाएंगे हम, अतः श्रेणी शुरू में हवा क्या माने थे भी। उसके बाद जब 1/4 भाग बाहर निकल गया तो कितना बचा हवा इसमें 3/4 भी, 3/4 भी। और इसका फिर 1/4 भाग जो है बाहर निकल जा रही तो कितना बचा था हमारे पास 9/16 भी, 9/16 भी। इस तरह से हम देखते हैं जैसे इसी तरह से बनेगी भी 3/4 भी 9/16 भी। देख रहे हैं ना, या तो हम देख रहे हैं 9/16 अर्थात 3 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 3/4 भी, इसे लिख सकते हैं 3/4 का वर्ग हो गया 3/4 का स्क्वायर इंटू भी। तो इस तरह से ही श्रेणी बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है एक निश्चित संख्या जोड़ी नहीं जा रही है। हम अगर देखेंगे अगर सर्वांतर भी निकालेंगे तो समान नहीं आ पा रहा है। एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर यह अगला पद हमें जो है नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं अतः यह एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, इस तरह से इसे देखेंगे कि यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। नोट करिए आप लोग, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। देखिए एक कुआं खोदा जा रहा है और स्टार्टिंग में शुरू में जो है उसकी खुदाई की लागत जो है प्रथम 1 मीटर का कितना है 150 रुपए, 1 मीटर की खुदाई का खर्च 150 रुपए है और हर मीटर पर 50-50 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो हम लिखेंगे देखिए प्रथम मीटर खुदाई का लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपए, 150 रुपए हो गए हमारे। अच्छा प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जा रही है ना, तो हम लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई में वृद्धि प्रत्येक मीटर खुदाई में वृद्धि कितना 50 रुपए, हर मीटर में जो है 50 रुपए की वृद्धि हो रही है। अतः अगर हम श्रेणी निकालेंगे
ध्यान देंगे, पहले मीटर का 150 रुपए खुदाई का लागत था और हर बार प्रत्येक मीटर खुदाई में जो है 50 रुपए की वृद्धि होती चली जा रही है। तो शुरू शुरू में हम देखे थे कि 150 रुपए था, फिर आगे हम देखेंगे 50 रुपए बढ़ जा रहा है, 50 रुपए वृद्धि हो गई, तो इसमें कितना हो गया, 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200 रुपए। फिर आगे देखेंगे, फिर 50 रुपए बढ़ेगा तो कितना हो गया, 250 रुपए। फिर अगले मीटर में 250 बढ़ जाएगा, कितना हुआ, 300 रुपए। इस तरह से प्रत्येक अगले मीटर पर खुदाई का मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारी श्रेणी बनी 150, 200, 250, 300, 350 इस तरह से बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि यह जो है एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम देखेंगे प्रत्येक मीटर में जो है खुदाई में 50 रुपए की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, अर्थात यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक मीटर खुदाई में 50 रुपए की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक मीटर खुदाई में 50 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रत्येक अगला पद अपने पहले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यानी प्रत्येक अगला पद पाने के लिए एक निश्चित संख्या बार बार 50 जोड़ी जा रही है। या तो इसका हम कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर भी निकालेंगे तो हर बार हमें 50 रुपए यानी सार्वंतर समान दिखेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह एपी में है। आया आप लोगों को समझ में? हाँ जी, हाँ देखिए, जैसे पहले मीटर का खुदाई का खर्च कितना था, 150 रुपए था। अब प्रत्येक बार जो है हर मीटर तो 50-50 रुपए जो है बढ़ाता चला जा रहा है खुदाई का खर्च। तो प्रत्येक अगला पद जो है 50 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक आगे वाला पद जो है में एक निश्चित संख्या अर्थात 50 की वृद्धि हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। चलिए, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला सवाल। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए, मूलधन हमारा है कितना, 10,000 रुपए। देखिए, मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से 10,000, और दर कितना है, 8% वार्षिक। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आप लोग पढ़े हैं, मूलधन को जो है पी से प्रदर्शित करते हैं और दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन हमारा 10,000 रुपए है और जो है दर 8% वार्षिक है। इसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ष खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ऐसा हमें श्रेणी बनाना है और हमें देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम देखते हैं, फार्मूला हम जानते हैं, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 घाते n। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्र धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 घाते n, ठीक, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस वृद्धि दर बटे समय घाते n। तो हर साल जो है वृद्धि होती चली जा रही है 8% की दर से। तो हम देखेंगे पहले वर्ष उसके खाते में कितना हो जाएगा धनराशि, यहाँ पे हम देखेंगे तो ए बराबर पी कितना है, 10,000, 1 प्लस वृद्धि दर 8 बटे 100, क्योंकि पहले वर्ष का है तो घाते हम 1 करते हैं। देखिए, पहले वर्ष जो है इतना हो जाएगा। अब हम अगर दूसरे वर्ष देखें, जरा ध्यान देंगे, मान लीजिए हम इसे A1 कर दें। अगर दूसरे वर्ष देखेंगे तो A2 अगर हम देखेंगे तो 10,000, 1 प्लस वृद्धि दर बटे 100 घाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
2 साल का चक्रवृद्धि मूलधन इतना हो जाएगा। अगर हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन निकालेंगे A3 मान लीजिए, तो मूलधन हमारा 10,000 है, 1 प्लस वृद्धि दर 8% बटे 100 घाते 3। इस तरह से अगर श्रेणी हम बनाएंगे तो हम देखते हैं, इसलिए जो अगर श्रेणी हम बनेगी तो श्रेणी हम देखेंगे क्या होगा, 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 घाते 1, देख रहे हैं। फिर अगला पद क्या होगा, 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 घाते 2। फिर अगला पद अगर हम लिखेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 घाते 3। इस तरह से श्रेणी बनेगी। ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि मूलधन हमारा 10,000 रुपए था, वृद्धि दर 8% था, प्रत्येक वर्ष जो है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है मिश्र धन जो है जमा कर दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं पहले वर्ष का मिश्र धन A1 बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 घाते n 1 प्लस 8 बटे 100 घाते 1 हो जाएगा पहले वर्ष का। अगर दूसरे वर्ष का हम निकाल रहे हैं मिश्र धन, तो A2 बराबर मूलधन 10,000 1 प्लस दर 8% बटे 100 घाते 2 कर देंगे। इसलिए जितने वर्षों का निकालेंगे उतनी घात हम ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी श्रेणी बनी। तो हम देख रहे हैं कि अगर प्रत्येक अगला पद देखें तो एक निश्चित संख्या जोड़ने प्रत्येक अगला पद हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। यहां पे इसे अगर हम हल करेंगे और डिटेल में काफी देखेंगे तो जो है हर पद में एक निश्चित पद जोड़ने पर अगला पद नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी अर्थात एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो बच्चों देखिए, इस तरह से पहला सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ठो था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चारों सवाल कंप्लीट हुआ। और इसमें आप लोग देखें कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है और कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि संख्याओं की वह सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि ऐसा कोई भी श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है तो समांतर श्रेणी में है, और नहीं प्राप्त हो रही है तो नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसमें सब में हम एक श्रेणी बनाए तो जिसमें जो है ये नियम फॉलो कर रहा था तो जो है समांतर श्रेणी में हम लिखे है, और नहीं है तो नहीं है। इस तरह से पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर जो है अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।